बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुतवक्का गिरफ्तारी और मुतवातिर 3 रोज़ से यही हो रहा है कि पुलिस की कुछ गाड़ियाँ कैद की जो कैदियों की वैन होती है वो लाई जाती है और उसके बाद ज़मान पार्क पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनका रश लग जाता है। हुकूमत शायद इमरान खान को गिरफ्तार ज़रूर करना चाहती है, लेकिन डर इस बात का भी है कि कहीं ऐसा ना हो गिरफ्तारी के बाद जो रद्द अमल आए उससे हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। आज मरीम नवाज़ का यह कहना था कि ये हुकूमत उनकी नहीं है, तो जो महंगाई हो रही है और जो कुछ हो रहा है उससे उनका ताल्लुक नहीं है। यानी वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर ज़रूर हैं, पार्टी अपनी जगह, हुकूमत अपनी जगह, हुकूमत में जो कुछ हो रहा है उसका ताल्लुक पार्टी से नहीं बनता, ऐसा लगता है आज के मरीम नवाज के बयान से। नाज़रीन, दूसरी जानब आपको ये भी बताते चलें कि यानी PDM की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ये दरख्वास्त की गई है कि वो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें। इससे कबल आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो फैसला कर चुकी है कि ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी और जल्द इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब तक हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं हो जाती उस वक्त तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी किस्म के इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेगी। नाज़रीन, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ PDM की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है क्योंकि PDM ये चाहती है और ख़ास तौर पे नून लीग ये चाहती है कि जब तक कि जनरल इंतखाबात या आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होता उस वक्त तक इत्तेहादी जमातों में से कोई इंतखाबात में हिस्सा ना ले, ताकि ये तासुर ना बन पाए कि अगर सीटें नहीं जीत पाती PDM की जमातें तो उस सूरत में ये तासुर ना बने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो PDM की जमातों को ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त दे रही है, जो कि आम इंतखाबात के लिए एक अच्छा तासुर साबित नहीं होगी। बहरहाल नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। दूसरी जानब आपको ये भी बताते चलेंगे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुताल्लिक़ जो है ना सदर आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया है और ज़रा ये कहते हैं कि यानी जो इजलास है बाकायदा वो भी तलब कर लिया गया है। अब देखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन पे जो नाराज़गी थी सदर मुमलिकत की जानिब से उसके हवाले से भी ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को अफसोस हुआ है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है। मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं उनका ये कहना है कि जेल भरो तहरीक जो है वो 22 फरवरी से लाहौर में शुरू माफ़ कीजिएगा ऐलान जो है ना वो किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं सर, खैरियत से? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरिफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अब्बासी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। बाजवा साहब, मुझे बताइएगा सर कि हुकूमत की जानिब से लगता है ऐसा है जैसे अब गिरफ्तार करना भी चाहती है इमरान खान को, लेकिन रद्द अमल से शायद डर लगता है सर। हुकूमत इस वक्त किसी किस्म का कोई केओस, कोई अफरा तफरी बर्दाश्त करने की मुतामिल नहीं हो सकती इस वक्त जो मुआशी हालात है पाकिस्तान के। क्या कहेंगे आप? हेलो जी बाजवा साहब, आपसे सवाल किया मैंने। हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है इमरान खान को, लेकिन इरादे लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अमली तौर पे ये कर पाएगी, इसलिए कि बार बार पुलिस की गाड़ियां, कैदियों की वैनें, ये तमाम लाई जाती हैं, ज़मान पाक पे अतराफ घुमाई जाती हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, मैं एक अर्ज करूं कि जो स्टेट है ना या जो रियासत है वो बहुत ताकतवर होती है। बिल्कुल। और अगर कुछ लोग ये समझ रहे हो कि अगर हम वहां पे कोई 100, 200 या 500 या 1000 या 2000 या 5000 आदमी इकट्ठे करके, ये तादाद बढ़ती जा रही है आपकी ज़बान से, तो सर 100 से शुरू हुई 5000 तक पहुंच गई। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, मैं इसलिए ना सर कि अगर गवर्नमेंट देखें, हमने PTI को मई में भी देख लिया, उन्होंने जो 25 मई को 26 मई को कहा था कि हम वहां पे जा रहे हैं उसको भी देख लिया। उससे पहले भी हमने जो लाखों करोड़ों लोगों का समंदर लेके KP से आ रहे थे वो भी हमने देख लिया। तो अगर स्टेट ने गिरफ्तार करना हुआ ना सर, तो कोई वजह नहीं है कि स्टेट उनको गिरफ्तार ना करे। लेकिन ये जो आप समझते हैं गाड़ियां वहां आ रही हैं, पुलिस का गश्त बढ़ गया है, वहां प्रिजनर्स वैन आ रही हैं,
तो ये तो सर आपको पता है कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का थ्रेट है। ठीक है, यानी आप समझते हैं सिक्योरिटी के लिए इमरान खान की सिक्योरिटी की वजह से कैदी की गाड़ियां और ये तमाम चीजें इसकी गश्त की जाती है ताकि सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड की जाए इमरान खान को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उनकी सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जी जी। और मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स हैं ताकि वहां कोई ऐसा खुदा न खास्ता इंसिडेंट ना हो जाए जिससे कोई जानी नुकसान का अंदेशा हो। इसलिए ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर रियासत गिरफ्तार करना चाहे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो भाग सके और ना कि कभी को भाग सके। ठीक है। अच्छा सर मुझे बताइएगा सर आसिफ बाजवा साहब की ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला कब तक चलता रहेगा सर? बड़ी बड़ी हुकूमतें चली जाती हैं सर इस पे, क्या हुकूमत का बाकी इदारों का यही काम रह गया है? आज मजीद जो है ना वो यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो लीक आ गई डोगर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा सर? ये आम आदमी कोई किसी की बातें रिकॉर्ड कर सकता है या आप समझते हैं ये लोग जो बातें करते हैं खुद लीक कर देते हैं? हाँ देखिए, ये दरअसल अपने आप को लोगों के साथ ये साबित करने के लिए कि हम अपनी मर्जी का सीसीपीओ लेके आ रहे हैं, हमारी मर्जी के जजेस हैं, हमारी मर्जी से फैसले हो रहे हैं, ये आज खुद लीक कर रहे हैं। अच्छा। और ये ऐसी छोटी छोटी बातें, देखिए पंजाब में तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, पंजाब में तो केयर टेकर है। आसिफ बाजवा साहब, अच्छा सर मुझे ये बताया, आपने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी बिल्कुल गुज़िश्ता रोज, जो उन्होंने कहा 2 रोज काबिल सर उन्होंने खुद लीक करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा नोटिस लेना चाहिए इसका, FIA को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, इस किस्म की बातें हो रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुद लीक की गई, उन्होंने कहा जी देखिए ये तो सोशल मीडिया पे चल रही थी और इस पे बड़ा नोटिस होना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को भी नोटिस लेना चाहिए कि क्या हो रहा है ये मैं अर्ज करता हूँ। बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ सर। बात डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि राणा साहब ने ये फरमाया, अगर किसी ने खुद ऑडियो लीक की है, ये अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है, या अगर किसी इदारे ने ये ऐसा काम किया है, या किसी और ने की, जो भी सूरत व्हाट्सएवर इट इज, जो भी सूरत है, मुतलका जो इदारे हैं उनके ऊपर ये फर्ज बनता है उनका कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें और अवाम के सामने हकायक ला के रखें, ताकि अगर कुछ लोग खुद कर रहे हैं तो उनका भी पता हो, और अगर किसी इदारे के ऊपर झूठी इल्जाम तराशी हो रही है तो उसका भी पता होना चाहिए अवाम को। सर वो इमरान खान ने तो खत तक लिख दिया है सदर मुमलिकत को, और उन्होंने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से लिखा है उन्होंने, और ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। फिर उन्होंने जो दूसरे दिन जो वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जी मेरी बाकायदा यानी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की गई ताकि जो है ना मुझे ब्लैकमेल किया जा सके। ये अल्फाज हैं सर, ये मतलब बहुत बड़ा इल्जाम है सर ये, मतलब आप समझते हैं इस पे दोनों तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो इल्जाम लगाया गया, बहुत बड़ा इल्जाम है सर। मैं सर अर्ज करता हूँ अगर आप इमरान खान न्यायाधीश साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो आज तक कोई ऐसी बात आप साबित नहीं कर सकते जो उन्होंने बात की हो उसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया हो। जो भी वो बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बेईमान हो जाते हैं, उससे बैकआउट करते हैं। सर असेंबलियां तोड़ने की बात की थी, तहलील कर दी उन्होंने, आप लोग तो यही कहते थे कि असेंबली तहलील नहीं होगी, तहलील करें हम इलेक्शन कराएंगे, अब आप इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते सर। वो भी तो उन्होंने ही कहा था ना असेंबली तहलील कर दी जाएगी पंजाब और KPK की। सर वो तो कहते थे कि मेरी और बाजवा साहब के साथ मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक पेज पर हैं, और फिर कहते थे कि ये बड़े सीजनड आदमी हैं, बड़े कूल माइंडेड हैं, और ये बड़े जमहूरियत परस्त हैं, जमहूरियत पसंद हैं। और फिर उन्होंने कहा, उनको एक्सटेंशन दी, और फिर उनको ऑफर की कि आपको लाइफ टाइम हम एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, ये भी ऑफर की। और उसके बाद जो आजकल बातें कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि एक पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बातें जेब देती हैं? और या जो अगर ये जिस तरह पे टीवी पे बैठ के पूरी दुनिया को ये तासर देते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान को पैसा नहीं आप देने चाहते, पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए, या यहाँ की जो शौकत तरीन ने जो फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर KPK थे, उनके साथ जो बातें की, सर क्या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, या उनके जो नीचे जो उनका जो वजीर खजाना था,
ये उनकी कॉन्स्पिरेसी के बगैर इस तरह की बात को कर ही नहीं सकता। तो इमरान नियाज़ी साहब अपनी सियासत को बचा रहे हैं, वो पाकिस्तान की तबाही की तरफ इसको लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को वो ऊपर प्रमोट होते हुए और अवाम की तरक्की होते हुए वो पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी सिर्फ शर्त ये है कि उनको गवर्नमेंट दे दी जाए और किसी और का हक नहीं है इस मुल्क के ऊपर। ठीक है बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा। आरिफ अब्बासी साहब मौजूद। आरिफ अब्बासी साहब, खान साहब की अब जो सारा यानी उनका फोकस लगता है वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा लगते हैं। वो तमाम चीज़ें जो वो दूसरे यानी बैरूनी साजिश और तमाम चीज़ें कहते रहे, वो कहते हैं जी उसकी असल वजह जो है ना वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। सर क्या इसकी वजह है कि हाजिर सर्विस पर कोई तनकीद करनी मुश्किल होती है, जजेस के हवाले से कोई बात करनी मुश्किल होती है, जो किसी पोस्ट से रिटायर हो जाए या ये कि साबिक हो जाए उस पर आसान होता है तनकीद करना, उस पर तमाम मलबा डाला जा सकता है, किसी किस्म का कोई रिएक्शन आने का चांस नहीं होता। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मैं बाजवा साहब की दो चीजों का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा जी रियासत बहुत ताकतवर होती है। बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, बीइंग ए लॉ मेकर, हमें जो समझाया गया है, पढ़ाया गया है, जो हमने सीखा है, दस्तूर ताकतवर होता है, आइन ताकतवर होता है, आइन के ताबे रियासत होती है। सारे रियासती इदारे आइन से अपनी ताकत लेते हैं, अपनी पावर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल हम इस चीज को नहीं मानते कि आप ये कहें जी रियासत जो मर्जी करे। रियासत वो करेगी जो आइन में लिखा होगा, आइन से हट के रियासत कुछ नहीं कर सकती। सेकेंडली, जो ऑडियो वीडियो ये खेल किसने शुरू किया पूरा पाकिस्तान जानता है, और उसके इससे पहले भी बड़ी मिसालें हैं। जिस तरह से मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, जजों को इंस्ट्रक्ट किया गया कि आपने क्या फैसले देने हैं, ये भी सारी दुनिया जानती है। ये लासिल बेल बहस है, क्योंकि ऑडियो वीडियो की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान का आइन हर शहरी की प्राइवेसी को गारंटी करता है और किसी को यह हक हासिल नहीं है, किसी को यह हक हासिल नहीं है वो किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करे, और ना इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत है, ना किसी अदालत में इसको पेश किया जा सकता है, ना इसमें कोई सजा हो सकती है। ये तो एज ए एक्स पार्लियामेंटेरियन जो मैं समझता हूँ वो इस तरह है। सेकेंडली, जहां तक आपने कहा कि खान साहब इस मुल्क की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इस वक्त एक मफलूज हुकूमत है। आप देखें, हम जमहूरियत का दावा करते हैं, आइन हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन आपकी कौमी असम्बली मफलूज है, आधी कौमी असम्बली मौजूद नहीं है, और ये डटे हुए हैं कि किसी की बाप की जागीर नहीं। ये पाकिस्तान, इसकी मालिक पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम है, उनकी मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उनकी मर्जी आइन में लिखी हुई है, विल ऑफ द पीपल्स। आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम सब की ख्वाहिशात का आईनादार है। और उसके बाद सेकेंडली जो आपने कहा, देखे दो असम्बलियां, सूबाई असम्बलियां मौजूद नहीं है। ये जो केयर टेकर लगे हैं, ये लगाए गए हैं, इनकी क्या पावर है? इनकी पावर आइन में लिखी हुई है, ये कुछ भी नहीं कर सकते रोजमर्रा के जो मामलात है। सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था सर कि खान साहब जो यानी जिस तरीके से तनकीद का निशाना बना रहे हैं साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को, अगर तो खान साहब की हुकूमत चलती रहती तो बाजवा साहब बहुत अच्छे होते। उनसे ज्यादा अच्छा तो कोई शख्स ही नहीं था जो कि जमहूरियत को भी चला रहा था, और पहली दफ़ा हुकूमत और जो रियासती इदारे हैं वो एक पेज पर चल रहे थे। कई दफ़ा खान साहब ने कहा सर, अब वो सारी उनकी बुराइयां तो इसलिए हुई ना कि हुकूमत में नहीं रहे आप लोग। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखे नहीं, इस तरह नहीं है। एक पेज का मतलब ये होता है कि तमाम इदारे आइन के ताबे हैं। आइन ने जो जो जिम्मेदारी, जिस पार्लियामेंट को जो जिम्मेदारी दी है, मुकन्नन को दी है, इंतजामिया को दी है, उस जिम्मेदारी सारे इदारे अगर आइन में रहते हुए अदा करें, उसको एक पेज ही कहा जाएगा। ये कोई गाली नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है। खान साहब का मकसद ये है कहने का कि अगर कोई शख्स कोई भी हो, वो जज हो, कोई कौमी सलामती इदारों के से ताल्लुक रखता हो, या वो इंतजामिया से ताल्लुक रखता हो, या सियासत से ताल्लुक रखता हो, जब कुछ चीजें वो खुद माने, ऐसी चीजें जिसकी आइन कानून इजाजत नहीं देता, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि खान साहब उस पर रिएक्शन नहीं देंगे, रद्द अमल नहीं देंगे? बिल्कुल, खान साहब चूंकि आइन और कानून की बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस मुल्क से जो जुल्म हुआ है पिछले कई दहाइयों से, उसके खात्मे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो खान साहब ने अगर किसी कानून पे अमलदारी का कहा है, किसी इंक्वायरी का कहा है, किसी इन्वेस्टिगेशन का कहा है, तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा सर, लेकिन देखिए जो अल्फाज खान साहब ने इस्तेमाल किए, अगर मैं वो आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने कहा एक 22 ग्रेड का अफसर जो है वो कैसे एक वज़ीर आज़म की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकता है। सर, हमारे सियासतदान माजरत के साथ
अगर मुल्क में मामला ठीक नहीं चल रहे होते तो इसी 22 ग्रेड के अफसर की तरफ देखते हैं और इसी से कहते हैं कि जी ये मामला ठीक कराएं, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े हों, असेंबलियों की तहलील हो, बाकी तमाम चीज़ें हों। यही 22 ग्रेड का अफसर जब हरकत में आता है सर, तभी वो होता है ना। अपोजिशन हमेशा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ देखती है कि जी हालात ठीक नहीं है। आपकी भी अगर आपको मौका दिया जाए या आपको किसी किस्म का सालिसी का किरदार अदा करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप भी कहेंगे जी बिल्कुल, आप अगर इलेक्शन का ऐलान करवाते हैं तो आ जाएं, बिल्कुल इलेक्शन का ऐलान करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये बात दुरुस्त नहीं है सर? नहीं, देखें इसमें अब आप फिर वही बात कर रहे हैं कि कानून और आइन के दायरे में रह के हर उस शख्स का जो किसी भी जिम्मेदार जगह पे है, चाहे वो ग्रेड 19 का अफसर है या ग्रेड 22 का अफसर है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या इलेक्शन कमीशन है या एहतसाब कमिश्नर है, नैब का चेयरमैन है, हर शख्स को अपने किरदार अदा करना चाहिए। जब इस मुल्क में किसी किस्म की भी समझे कि बेचैनी है, किसी किस्म की अनारकी फैलने का खतरा है या कोई मुआशी प्रॉब्लम है, कौमी सलामती का मसला है, तो उसमें किसी भी शख्स को ये कह देना कि आप 22 ग्रेड के अफसर हो तो इसमें क्या बुराई है? 22 ग्रेड के, अब 22 ग्रेड, हमारा 22 से ऊपर कोई ग्रेड ही नहीं है पाकिस्तान में ना, बदकिस्मती से। तो इस वजह से मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती अगर इसको किसी तरह से। सर, कहने का अंदाज जो था ना सर, वो 22 ग्रेड वाला नहीं था। जिस अंदाज में खान साहब ने कहा था ना, वो उनका मकसद ये था कि यार एक अफसर जो है वो एक वज़ीर आज़म कहाँ क्या चीज़ होता है, और वो अफसर जो है ना वो मेरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपने देखा हो वो वीडियो लिंक पे खिताब। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो वजीर आजम है। सदर हमारी यकजहती की अलामत है, अलामती ओहदा है। तमाम जिम्मेदारी जो होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव पे होती है, प्राइम मिनिस्टर पे होती है। तमाम इदारे आईनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अगर खान साहब ने कहीं कुछ ऐसी चीज देखी है जो आइन और कानून के मुनाफी है तो उसको खान साहब ने हाईलाइट किया है, तो क्या बुराई है? जी अच्छा सर, चलें, मैं आपकी बात मैंने मान ली सर कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके सारे इख्तियारात हैं और तमाम चीज़ें। सर आप मुझे बताएं, आपकी हुकूमत में वजारत ख़जाना कौन चलाता रहा सर? ये सारा थिंक टैंक जो तमाम आपको चीज़ें बताई जाती रहीं, वज़ीर ख़जाना आप तब्दील करते रहे, मुख्तलिफ चीज़ों पर पॉलिसीज़ आपको बताई जाती रहीं, कौन चलाता रहा सर? आपकी मतलब खान साहब चला रहे थे? वो तो साफ कहा कि जी बहुत सारी चीज़ों में मुझे मदद की। बैरून मुमालिक से सर जो मुख्तलिफ इमदाद लेनी थी इस हुकूमत में या पिछली हुकूमतों में, कौन लेके आता रहा है सर? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाके एक सॉवरेन गारंटी नहीं देता इमदाद लेने के लिए या कर्ज लेने के लिए, उसके बाद ये चीजें आती हैं? वो रियासत टू रियासत होता है, उस पर शख्सियत प्रस्ती, हम पाकिस्तानी है, हम हर चीज को बुत प्रस्ती में, शख्सियत प्रस्ती में ले जाते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क का ये हाल हुआ, बटुआ आज तक जिंदा है। तो यही हमारी तबाही का बायस बनते हैं। वो रियासत टू रियासत बात होती है, वो स्टेट टू स्टेट बात होती है। उसमें शख्स ABC का कोई जाती किरदार नहीं होता। उसमें जो शख्स जहाँ है उसकी जो जिम्मेदारी, वजीर खजाना है, वजीर दिफा है, वजीर खारजा है, हर शख्स ने अपना रोल अदा करना होता है और वो रोल भी आइन में मुतय्यन है। कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती कि कोई शख्स आइन से बाहर होकर कोई रोल अदा करे, ना उसको करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि अगर किसी से कोई बातचीत हुई है, कोई हमने लोन्स लिए या इमदाद लिए, तो वो रियासत की रियासत से बात होती है, कोई जाती ताल्लुक रिश्तेदारियां यहाँ नहीं चलती। ठीक है, नहीं आप कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जाए। देखिए रियासत जिम्मेदारी है ना, आइन में रोल है। वजीर खजाना ने अपना रोल अदा करना है, वजीर दिफा ने अपना रोल अदा करना है, वजीर खारजा ने अपना रोल अदा करना है, वजीर आजम ने अपना रोल अदा करना है। ये लोग मुल्क चलाते हैं। बाकी जो इदारे हैं ये तो इसके ताबे हैं ना, सबके तमाम इदारे सेक्रेटरीज के ताबे हैं। वजीर आजम के नीचे वजीर होता है, वजीर के नीचे महकमे का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के नीचे बाकी जितने ग्रेड 22 के अफसर हैं, जितने महकमे पाकिस्तान के, ग्रेड 22 का अफसर होता है जो सेक्रेटरी, उसके नीचे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी वजीर आजम या वज़रा जो होते हैं, वज़रा वो जो होते हैं फेडरल मिनिस्टर, उनके ये काम होता है पॉलिसी साजी करना, चीजों को समत मुतय्यन करना। नीचे जो टेक्निकल चीजें वो ये इसीलिए ये अफसरान होते हैं, इतनी इनकी लंबी सर्विसेज होती है, इनका एक्सपीरियंस होता है, इनको पढ़ाया लिखाया जाता है, कौम इन पे इन्वेस्ट करती है कि मामलात इन्होंने रियासत के चलाने होते हैं। ठीक, अच्छा आरिफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बाजवा साहब, आपसे जानना चाहेंगे सर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो ना दरख्वास्त कर दी है इत्तेहादी जमातों, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी दरख्वास्त कर दी है कि जी आप इलेक्शन में, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें। क्या वजह है सर? अगर आप लोग इतनी मकबूल हैं अवाम में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बासानी शिकस्त दे सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मकबूलियत नहीं है,
सर फिर मतलब सीटें निकाले ना आप, ये सारी सीटें एक भी नहीं जाने दें, अपनी मकबूलियत से सीटें जीत जाएं ताकि ये शौक भी पूरा हो जाए खान साहब का। देखिए सर, आज 18 मई फरवरी है और इसके बाद अगस्त में ये जो है ना, ये टेन्योर पूरा होने जा रहा है इस असेंबली का। तो मैं ये समझता हूँ और हमारी क़यादत ने भी ये फैसला किया है कि आज के पाकिस्तान में, आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स भी एक्सपेक्टेड हैं और उसके बाद असेंबलियों का टेन्योर भी खत्म होने जा रहा है। और इससे पहले देखे ना, इमरान नियाज़ी साहब ने किया, 7 सीटों पे उन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा और करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के खर्च हुए, बदरिया इलेक्शन क्वीन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर वो उस पार्लियामेंट का हिस्सा भी ना बने। अब देखें, जो मैं कंट्राडिक्टरी उनकी बातें हैं। सर पहले मुझे इलेक्शन के हवाले से सर ये बता दीजिए कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती इत्तेहादी जमातें तो क्या इलेक्शन नहीं होंगे, क्या पैसे खर्च नहीं होंगे पाकिस्तान के, या आप चाहते नहीं इलेक्शन हो? हिस्सा न लेने का मतलब ये है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। इलेक्शन तो अपनी जगह होंगे ना सर, बैलेट पेपर तो पूरे छापे जाएंगे। देखिए, इससे पहले भी कानून ने अपना रास्ता खुद निकाला है और कई दफा जो इलेक्शन है वो आगे पीछे होते रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस बात के ऊपर भी तमाम लोगों को मिल बैठ के इसको कंसिडर करके देखना चाहिए कि क्या हम अगर इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे तो उसका फायदा क्या होगा। आप क्या बता सर, सकते हैं? पंजाब की बीके की इलेक्शन की बात करें, ज़िमनी इंतखाबात की बात करें, पहले ये क्लियर कर दें सर। देखिए, मैं तो जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पंजाब के और केपीके के तो इलेक्शन अभी तक अनाउंस ही नहीं ना हो सके। ठीक है, आपका कहना यह है कि ये जो अनाउंस हुए हुए इलेक्शन हैं ये भी मुलतवी हो सकते हैं, कानून कोई अपना रास्ता या हुकूमत कोई रास्ता निकाल लेगी? सर, इनका मकसद नहीं है, कोई यूजलेस है। अच्छा, यूजलेस है। इसमें भी पहले इमरान नियाज़ी साहब ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर उन्होंने विथड्रॉ कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों को इस बात पे कंसेंसस पैदा करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान को 1-1 रुपया जो है वो बचाना पड़ेगा और हमें बचा के IMF से जान छुड़ाना होगी। और अगर हम अरबों रुपए ऐसे ही फजूल कामों में खर्च कर देंगे जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है, और PTI देखे ना, पार्लियामान में तो जाना ही नहीं चाहती सर। वो कहते हैं हमने। अच्छा चलें सर, अगर पार्लियामान में नहीं जाना चाहती और आप नहीं चाहते थे इलेक्शन होना, तो राजा परवेज अशरफ साहब को तमाम इस्तीफे एक रात में मतलब इसको मंजूर करने की जरूरत क्या थी सर? जब आपने इलेक्शन लड़ने भी नहीं है, आप इलेक्शन, आप इसका मतलब ही आप चाह रहे थे कि PTI के इलेक्शन एक तरीके से इस्तीफे मंजूर भी कर लिए जाएं और इलेक्शन भी ना कराए जाएं, ताकि जो 32-33 लोग जो अलामती अपोजिशन के तौर पे बैठे हुए हैं, जिनको PTI खुद जो है ना, वो 23 लोग जो जिनको PTI खुद ओन नहीं करती, उनको एक अपोजिशन के तौर पे चलाया जाए। जो अपोजिशन लीडर किसी बात पे तकरीर नहीं करता, जो अपोजिशन लीडर किसी आपकी बात को जो है ना वो रद्द नहीं करता, उसकी मंशा से फिर केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाएगी। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं सर, देखिए, ये जो इन्होंने एक नया इशू खड़ा किया ना कि हम दोबारा असेंबली में वापस जाके अपनी मर्जी का लाना चाह रहे हैं अपोजिशन लीडर, और अपोजिशन लीडर जो है वो जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी टेन्योर पूरा करने के बाद, तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो हमारी मर्जी से आएगी। आज तक कभी ऐसा नहीं देखे ना सिंध में, ना पंजाब में, ना KP में। बॉस, पंजाब में आपकी मंशा से लगा ना सर चीफ मिनिस्टर, मतलब इसमें कौन सी, आप मुझे बताएं क्या अपोजिशन ने नाम नहीं दिया था मोहसिन नकवी साहब का? सर, मंशा से तब लगता अगर ये हमारी बात मानते। ये तो इलेक्शन कमीशन ने लगाया सर। नाम किसकी जानिब से दिया गया था, PTI या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? सर मेरी बात सुन रहे, सर मुझे पहले बताए ना, नाम किसकी जानिब से दिया गया था, अपोजिशन या हुकूमत पंजाब की? इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि ये नाम PMLN ने दिया। इसके बाद जब मेरी बात सुन रहे सर, चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर में ये बात हुई कि आप किसका नाम देंगे, उस पे कंसेंसस करते हैं। हमारे नाम पे उन्होंने कंसेंसस नहीं किया, उनके नाम पे हमने कंसेंसस नहीं किया। इसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और वो सारा प्रोसेस पता है सर। बात सिर्फ ये थी नाम किसकी जानिब से नामजद किया गया। आप कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है कि अपोजिशन की जानिब से जो नाम नामजद किया जाए उसको जो है ना वो केयर टेकर लगाया जाएगा। ये तो सर मिसाल आपके सामने पंजाब में हो चुका है। आप कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत में ऐसा मतलब नहीं होगा, इसलिए कि आप अपोजिशन में नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। नहीं सर, पंजाब में आपकी पार्टी अपोजिशन में है तो आपकी मंशा से लग सकता है वज़ीर आला,
विफाक में आप अपोजिशन में नहीं है तो आप कहते हैं अपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं, फिर तो हुकूमत जो चाहेगी। सर वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से लगाया ना सर। अच्छा। नाम हमारा दिया, अगर हाँ। उनकी तरफ से जो नाम दिया गया होता, जो किसी अच्छे शख्स का नाम होता, अगर वो इलेक्शन कमीशन वो लगा देता जी, तो फिर उसने लगना था। और तो उसके बाद सर ये कोई इसके बाद कुरानदाजी तो के जरिए लगाया गया या किस तरीके से किया गया? देखिए सर, इसके बाद तो ऑप्शन ही कोई नहीं था ना सर। जी जी, कि अच्छा, जब इलेक्शन जब अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर नाकाम हुए, पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें 3 अरकान उनके थे, 3 अरकान अपोजिशन के थे, वो नाकाम हुई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सिवाय इस ऑप्शन के कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा सर, इसका बस मुझे मतलब ये बता दीजिएगा, आसिफ बाजवा साहब के आप कहते हैं जी इलेक्शन पे बड़े पैसे खर्च हो जाएंगे, आप नहीं समझते फिर सर ये गलती नहीं है कि फिर इस्तीफे नहीं मंजूर करने चाहिए थे? आप इतनी सर कोशिश कर लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि जी जब तक फर्दन लोग आएंगे नहीं, मैं सबसे फर्दन मिलूंगा नहीं, बातचीत नहीं करूंगा, उनके व्यूज नहीं जानूंगा, उस वक्त तक इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। और धड़ाधड़ 2 रातों में सर तमाम इस्तीफे मंजूर करके फारिग कर दिया सबको। उसमें भी स्पीकर साहब ने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, और वो स्ट्रेटेजी ये थी, पहले उन्होंने उन लोगों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जो मीडिया पे आके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिलखसूस और ठीक सर, मीडिया, उसके बाद सेकंड फेज में किसके इस्तीफे कबूल किए? सेकंड फेज में उन लोगों के एक्सेप्ट किए गए जिन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें। इसमें अच्छा। कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे स्पीकर साहब आप हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, हाँ। हम यहाँ से रिजाइन नहीं करना चाहते। वो कौन से तो लोग इसके थे? बाद वो जो बैठे हुए हैं इस वक्त ऐवान में, उनकी बात कर रहे हैं आप, जो अपोजिशन में है? जब उसके बाद उन्होंने ऐसी नया एक शोशा छोड़ दिया कि हम अपनी मर्जी से अपोजिशन लीडर लाना चाहते हैं। जी जी, क्योंकि हमारी जो एक देखें, इसमें तो ये जो मुनहरफ लोग थे, ये कोई हमारी पार्टी का नहीं है कोई बंदा। अच्छा सर, बस आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा मैं, मुझे बता दीजिएगा कि मरीम नवाज साहिबा की जो यानी हुकूमत जो चल रही है, क्या वो उसमें मरीम नवाज साहिबा की बातचीत नहीं मानी जाती? क्या उनका ये कहना है कि हुकूमत मेरी नहीं है, सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है पार्टी की, ठीक है, तो वो कह रही जी सारा मलबा हमारे सर डाल दिया था, हुकूमत मेरी नहीं है। सर मैं क्लैरिफाई करता हूँ सर, बात ये है, ये उन्होंने इस पैराए में कहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है, ये पीडीएम की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट है। उन्होंने इस सेंस में बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है या इनकी नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है, ये इत्तेहादी जमातों की और पीडीएम की गवर्नमेंट है। अच्छा, वो चाहती है कि ये मलबा जो है बराबर सब पे तकसीम हो, ये खाली एक पार्टी पे कोई बात ना है, महंगाई का तूफान और ये तमाम चीजें। नुकसान होगा तो फिर भी सबका होगा, अगर कोई बेनिफिशियरी होंगे तो सब बेनिफिशियरी होंगे। ठीक 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 ठीक, चलें जी। आरिफ अब्बासी साहब क्या कहेंगे सर, क्या समझते हैं अगर इलेक्शन मुलतवी यानी अब ज़िमनी इंतखाबात भी नहीं होते, अगर फर्ज करेंगे पीडीएम या अपोजिशन कोई जमात हिस्सा नहीं लेती है, उसके बाद इंतखाबात जो है मुलतवी किए जाते हैं, क्या लाएमल होगा सर? नहीं देखें जी, अगर इस मुल्क में कोई आइन है, हम सिविलाइज सोसाइटी हैं, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम कर रहे हैं, फिर तो ये सोचना भी गुनाह है कि इंतखाबात नहीं होंगे। अगर आइन को आप एक तरफ रख दें तो फिर सारे इदारे भी खत्म हो गए, हर चीज खत्म हो गई, फिर तो ये मतलब है कि जंगल का कानून बन गया ना। आइन नहीं बाइंड किया हुआ है सबको इख्तियारात भी आइन ने दिए हैं, सबको जिम्मेदारियां भी आइन ने दी हैं। तो ये तो सोचते भी मैं समझता हूँ गुनाह है कि इलेक्शन नहीं होंगे। आइन को पामाल किस तरह किया जा सकता है? कोई ऐसा शख्स है जो आइन को पामाल करे, अगर ऐसा कुछ सोचता है तो वो गलत कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। हमें तो पूरा यकीन है, आज भी सारा दिन कंपेन में हम रहे हैं, हमें यकीन है कि आइन जो है वो प्रिवेल करेगा, आइन की सुपरमेसी सबको माननी पड़ेगी, और ये इलेक्शन अपने अपने वक्त पे जिस तरह आइन में दर्ज है इंशाल्लाह ताला उसी तरह होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब आपका, आसिफ बाजवा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जिन 9 सीटों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस हवाले से मुख्तलिफ जो कागजात नामजदगियाँ जमा की गई हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेम्बरान जो अब दोबारा से नामजद किए गए हैं अपने इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही ज़्यादातर जो नुमाइंदे हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल इन हवालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के बराए उमूर शर्क़ी इकबाल सांद साहब। अस्सलाम वालेकुम।
इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सर। जी इकबाल साहब मुझे बताइएगा सर कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, एक तरफ आपकी तैयारियां माशाल्लाह ज़ोरों शोर से जारी हैं, दूसरी जानिब पीडीएम की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरख्वास्त की जा रही है, समझाया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कि इलेक्शन में हिस्सा ना लें, हल्का बंदियों का बहाना बना दें, कुछ और कर लें, लेकिन इलेक्शन में ना जाएं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, अवामी नेशनल पार्टी को इस बात पर कायल करने की कोशिश जारी है कि जी हम इलेक्शन में हिस्सा ना लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी कोई फाइनल डिसीजन इस वक्त तक नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा अपनी राय है कि शायद किसी इलेक्शन का बाइकआउट ना करे या मैदान किसी के लिए खाली ना छोड़े, बावजूद इसके इन इलेक्शन से मुल्क की मईशत को तो नुकसान हो रहा है, फायदा कोई नहीं होने वाला। देखिए यहाँ मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कि आप देखें कौमी असम्बली के वही खातिर ख्वाह कैंडिडेट हैं। पहले 8 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हुए, खान साहब इलेक्शन लड़े, खान साहब ने बाकी सारी सीटें छोड़नी है, एक सीट रखनी है। अब इन सीटों पे जो इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ भी तहरीक इंसाफ के वही सारे कैंडिडेट दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। फिर पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने की तैयारी हो रही है, फिर केपी में ज़िमनी इलेक्शन होने की तैयारी। इन सारी चीजों की बातें पीछे अगर हम गौर करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कमजोर करने की साजिश है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान किसी भी ऐसे फजूल अखराजात का मुतामल नहीं हो सकता। जो मैं समझता हूँ कि देखिए आपने पंजाब से असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, पंजाब से असम्बली तो आपने तोड़ दी, फिर अब इलेक्शन में अब फिर इलेक्शन के लिए जोर लगा रहे हैं, तोड़ने की जरूरत क्या थी? इसी तरह केपी इलेक्शन असम्बली को तोड़ा, फिर वो वहीं पे दोबारा इलेक्शन 90 दिन में करवाने के लिए जा रही है। ये सारी बातें क्या साबित करती हैं? ये सारी बातें साबित करती हैं कि ये मुल्क जो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, इसको मजीद फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ धकेले जाने की साजिश हो रही है। और मुझे ये लगता है कि इस तरह शायद फिर पंजाब असम्बली में फॉर सपोज इलेक्शन करवा लें और ये फिर कहें जनाब हम इस्तीफे दे देते हैं, चाहे वो केपी के हों, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन कौमी असम्बली के हों या तमाम सूबाई असम्बलियों के हों। फिर हम कहाँ खड़े हैं डॉक्टर साहब? क्या ये मुल्क सारी उम्र के इलेक्शन की दौड़ में चलता रहेगा? क्या यही सब कुछ होता रहेगा इस मुल्क में? तो मैं समझता हूँ कि हम सबको होश के ना माफ कीजिएगा इकबाल साहब, पहले मुझे बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, नहीं लेने जा रही? ये तो बात की बात है ना सर कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। अगर आप इलेक्शन में हिस्सा भी लेने जा रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि या तो इलेक्शन मुलतवी हो जाए या फिर ये कि अगर इलेक्शन हो तो आप हिस्सा लें। डॉक्टर साहब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। अगर पीडीएम जो कि मुश्तरका गवर्नमेंट में हम साथ हैं, उन्होंने हम पीडीएम का पार्ट नहीं है, हम हुकूमत के पार्ट। जी अच्छा इकबाल साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, हम जरा इस वक्त शामिल करना चाहेंगे प्रोग्राम में अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। अच्छा रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा से रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। लास्ट जो इंतखाबात हुए थे ख़ास तौर पे लांडी के इंतखाबात, जिसमें जो है वो अबू बकर साहब ने कामयाबी हासिल की थी, टीएलपी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी, रहनुमाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। उससे रब्ता कायम हो गया था, लेकिन अभी उनसे जो है ना वो हम कोशिश करें दोबारा अगर रब्ता कायम हो जाए तो फिर हम उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्या फ़ैसला किया है। क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक अहम इजलास जो है वो बहादुराबाद में जारी था, जिसमें फैसला करना था कि हल्का बंदियों के हवाले से क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा। लेकिन ये भी कयास किया जा रहा था कि शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पे और गवर्नर सिंध ने जो आज ऐलान किया उसके बाद क्या फैसला किया जाता है ये भी देखना था। अबू बकर साहब लाइन पे। अबू बकर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अबू बकर साहब सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। सर जानना चाहेंगे आपसे कि अब फाइनल कोई फैसला हो गया है ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का, या क्योंकि अभी इजलास भी जारी था? नहीं, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। राब्ता कमेटी का इजलास अभी चल रहा है और कल भी होगा। अच्छा, तो उसके बाद ही, अभी तक तो हम हिस्सा ले रहे हैं और भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। तो आज राब्ता कमेटी का इजलास चल रहा है और ये कंटिन्यू इजलास अभी चलेगा, ठीक। और उसके बाद फिर कोई अगर इसमें कोई चीज होगी, जो कि फिलहाल अभी नहीं है, अभी तो हमारी तैयारी है सेक्टरों में तमाम जगह पे अपनी वर्किंग इलेक्शन के हवाले से भरपूर चल रही है।
तो सर आपके जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, डिप्टी कन्वीनर भी हैं आपकी पार्टी के, वो तो ऐलान कर चुके हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बात पर राज़ी हो गई कि हिस्सा ना ले, और उनके ऐलान के बाद अब ये इजलास किया जा रहा है। ये और बात है कि ऐलान आपकी जानिब से उसी ऐलान की तस्दीक की जाएगी, तौसीक़ की जाएगी, या उसी पे मशावरत हो रही है, उसी पे मशावरत हो रही है हमारी। जाहिर सी बात है कि जो हमारा फोरम है वो राब्ता कमेटी का फोरम है, पार्टी की डिसीजन, पार्टी के फैसले राब्ता कमेटी में होते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर गौर व भी किया जा रहा है। जो आपने निशानदेही की उस पर भी बात की जा रही है, लेकिन चूंकि राब्ता कमेटी ही एक डिसाइड करने वाले फोरम है और राब्ता कमेटी पूरी कमेटी बैठी हुई है यहाँ पे, और उसके ऊपर अभी कंटिन्यू मैं आपके फोन पे बाहर आया हूँ, तो स्टिल मीटिंग। लेकिन सर अबू बकर साहब मुझे बताइएगा सर कि आप नहीं समझते कि ये गलत रीत पड़ती जा रही है कि आपकी पार्टी के फैसले गवर्नर साहब पहले से अनाउंस कर दिया करें? चले इसके ऊपर इसमें बातचीत हो रही है हमारी मीटिंग के अंदर, और बहुत सारी चीजें ज़ेरे बहस हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी देखें क्या फैसला होता है हमारी पार्टी का। अच्छा, हल्का बंदियों के हवाले सर जो आपने एहतजाज मौखर कर दिया था, आपसे कहा भी गया था 24 घंटे में कहा गया कि जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, अब क्या कोई लाएमल इख्तियार किया जा रहा है? कुछ बात ज़ेरे बहस है? उन्होंने तो कल परसों भी आए थे और पीपल्स पार्टी की वहाँ यहाँ पे एक वफ्द आया था नासिर हुसैन शाह की सरबराही में जी, और उन्होंने परसों भी यकीन दहानी कराई कि हम मकसद वो समझे कि हमारी तरफ से हो गया है। तो लोटर वो आजकल के अंदर है, लेकिन वो उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है, इस बात की यकीन दहानी भी कराया है कि हम इस लेटर को अनकरीब आपको 24 घंटे 48 घंटे वक्त दे दिया है उन्होंने, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ यकीन दहानी करा के गए थे कि हम अनकरीब जो है ना इसको उसूली तौर पे उस मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम किया है, वो 140A को भी तस्लीम किया है। और हाँ, इसमें थोड़ी सी है कि हमारे जो यूसीस के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी तादाद ज़्यादा है, 70+ है, और इनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसमें ये बताते हैं कि 50 to 55, तो वो जो 20-22 का डिफरेंस है उसके ऊपर मकसद है, मुशावरत हो रही है कि उसके लिए क्या किया जाए और किस तरह से, तो वो चल रही है इंशाल्लाह ताला। वो उसी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जी अनकरीब हो जाए। अबू बकर साहब मुझे बताइएगा सर, ये हल्का बंदियाँ जो यूसीस की हैं, अगर ये तब्दील हो भी जाती हैं तो क्या इनसे कौमी असम्बली के हल्कों पे भी फ़र्क पड़ेगा, या कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, इस कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं या सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात होंगे वो तो सेंसस के ऊपर होगा, और सेंसस जाहिर सी बात है इस जनरल इलेक्शन से पहले सेंसस का होना लाजमी है। ये तो आईनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी ये कह दिया गया कि सेंसस से पहले, इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले सेंसस कराना पड़ेगा। तो अब वो सेंसस तो 1 मार्च से शुरू हो रहा है ना, तो सेंसस के हवाले से जब सेंसस कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद देखा जाता है कि सेंसस का रिजल्ट क्या आता है। सेंसस के बाद इस शहर की आबादी जो एक्चुअल आबादी है, क्या वो आबादी वाकई उसको तस्लीम की जाती है। तो ये सेंसस प्रोसेस शुरू हो रहा है। सेंसस प्रोसेस से शुरू होने के बाद जो 16 मार्च तक है, उसके बाद देखते हैं कि सेंसस के रिजल्ट क्या आते हैं, और रिजल्ट के बाद जाहिर सी बात है जब इसकी आबादी बढ़ेगी तो फिर उसके ऊपर सीटों का, नशिस्तों का इजाफा होना लाज़मी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल खान साहब, क्या कहते हैं सर? आपने गुफ्तगू सुनी अबू बकर साहब की, क्या समझते हैं सर? यानी ये इलेक्शन में एक तरफ बायकॉट की बात करना, गवर्नर साहब ने ऐलान भी कर दिया है, लगा सर है कि शायद आपकी पार्टी अपोजिशन से रह जाएगी इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी लोग शायद इलेक्शन ना लड़ें, क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, और मेरा ख्याल है गालिबन कल वापस आ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास होगा और उसमें डिसाइड हो जाएगा। अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो मुझे ये लगता है पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कभी भी किसी भी इलेक्शन के बाइकआउट के लिए तैयार नहीं रहती। आपको याद होगा जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में उनकी शहादत हुई तो तमाम सियासी जमातें, इवन मियां नवाज शरीफ साहब भी जरदारी साहब राजी करने के लिए आए थे कि आप इलेक्शन का बाइकआउट करें, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, और डेमोक्रेसी जो है वो यही वो सिलसिला है जिससे डेमोक्रेसी परवान चढ़ेगी, डेमोक्रेसी में जान पड़ेगी और डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इलेक्शन होता है, लोगों को शिकायत होती है, हम हमेशा ये कहते रहे कि जमहूरियत जैसी भी हो, लूली लंगड़ी मार्शल से बेहतर है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के अमल को हमेशा एग्री करती है, डिसएग्री नहीं करती। लेकिन पीडीएम का जरूर दबाव है, पीडीएम जरूर चाहती है कि
जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या अवामी नेशनल पार्टी हो, वो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन में ना जाएं और एक सिंगल पार्टी जो पीटीआई की शक्ल में रह जाएगी वो इलेक्शन में जाएगी, तो उस इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं रह जाती। तो ये उनका मौक़िफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें क़यादत ने फैसला करना बाकी है। राय मेरी लेते हैं तो मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाएगी। ठीक है, ठीक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इकबाल खान साहब आपका कि आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकबाल खान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।